सुरक्षा विचाले चंडीगढ़ प्रेस क्लब दे विच हरियाणा सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। विरोध करन आए किसानों पुलिस ने सैक्टर 19 दे विच ही रोकिया। चकमा दे के प्रेस क्लब पहुंचियां दो महिलावां किसानों महिला किसानों पुलिस ने हिरासत विच लिया। हरीश रावत ते हमलावर होया सिद्धू धड़ा। प्रगट सिंह ने बोलिया सीधा हमला। कहा हरीश रावत कौन होंदे ने? कैप्टन नूं सीएम फेस ऐलानण वाले रावत दस्सन फैसला कदों होया। बिजली समझौते ते नवजोत सिद्धू ने फिर घेरी अपनी सरकार। विधानसभा बिजली समझौते रद्द करने के लिए कानून लियाउण दी कीती मंग। बोले एक दिन की थां 5-7 दिनां दा सैशन सद लिआंदा जावे कानून। अमृतसर च नवजोत सिद्धू का होया विरोध। स्थानक लोगों ने हल्के च नजर न आउण ते जताई नाराजगी। सिद्धू खिलाफ कीती नारेबाजी। पैरालंपिक दे विच भारतीय का धमाकेदार प्रदर्शन। अज भारती जोड़ी पे गोल्ड सने 4 मैडल। अवनी लेखरा ने गोल्ड, योगेश और देवेंद्र ने सिल्वर और सुंदर सिंह ने जितया ब्रॉन्ज मैडल। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है इस समय बुलेटिन दे विच। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत करदे सब तो पहला अमृतसर तो, जिथे कि नवजोत सिंह सिद्धू दा विरोध होया है। स्थानक लोकां दे वल्लों जम के नारेबाजी कीती गई है। हल्के दे विच नहीं नजर आउंदे नवजोत सिंह सिद्धू, जिस नूं लैके यह विरोध किया गया। हालांकि दस दईए कि वक्-वक् मंत्रियों का लगातार विरोध जारी और खास तौर पर अगर नवजोत सिंह सिद्धू की गल की जाए या फिर जो मंत्री ने उन्होंने गल करिए तो लगातार विरोध हो रहा है। हालांकि विधायकों का विरोध भी हो रहा है। हाल ही की बड़ी खबर अमृतसर तो आ रही है, जिथे नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध होया। स्थानक लोगों ने नारेबाजी की है। हल्के दे विच नजर न आउण ते नाराजगी जताई गई है ते नाल ही तस्वीरां बाखूबी तौर पर बयान कर रही ने कि आखिरकार किस तरह दे नाल इत्थे हालात बड़े ने। इत्थों तक कि पुलिस दे नाल धक्का मुक्की हुंदी होई भी इन्हां लोकां दी नजर आई है। विरोध के दौरान एक सब हालात बनते हुए नजर आए हैं। अमृतसर दीयां तस्वीरां ने दस दईए कि अमृतसर ही हल्का नवजोत सिंह सिद्धू का ते हल्के दे विच नजर नहीं आउंदी ये शिकवे शिकायतां इन्हां लोकां नूं, जिस तों बाद इन्हां दे वल्लों ये विरोध प्रदर्शन किया गया और इस विरोध के दौरान इत्थे हल्की धक्का मुक्की हुंदी हुई भी नजर आई है। बहसबाजी भी हुई है और लगातार सरकार दे विच रह रहे इन्हां मंत्रियों का विधायकों का विरोध हो रहा है। फोन लाइन ते ने पत्रकार राजीव शर्मा ज्यादा जानकारी ली। राजीव की कुछ अपडेट हैगी है? जी गुरजोत, जिस तरीके तस्वीरों के देख रहे हो कि नवजोत सिंह सिद्धू का जबरदस्त विरोध होया, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर के ईस्ट हल्के तो मौजूदा विधायक ने और लोगों की नाराजगी कि 4.5 साल का जो समा से उस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू हल्के के नजर नहीं आए और अज वो एक विकास कार्य जो कि गेट एक उत्थे बनाया जाना है उसका उद्घाटन किया जाना और जिदा ही नवजोत सिंह सिद्धू उत्थे उद्घाटन के लिए पहुंचे तो जबरदस्त विरोध का नवजोत सिंह सिद्धू नूं सामना करना पिया। हालांकि बहुत जल्दबाजी के नवजोत सिंह सिद्धू और उन्होंने बहुत जो भारी पुलिस फोर्स मौजूद सी तो उन्होंने जो है नवजोत सिंह सिद्धू नूं उत्थों जो है गड्डी दे विच बिठाया और नवजोत सिंह सिद्धू उत्थों रवाना हुए। पर एक वड्डा असीं कह सकते हैं कि घटनाक्रम जो है अज अमृतसर के सामने आया, जो नवजोत सिंह सिद्धू अपने हल्के दे विच जाके जो है वो लोगों दी मुश्किलां उन्होंने सुननियां सी, होर भी उत्थे गल्लां बातां कीतियां सी। पर जिद्दां ही ये विरोध प्रदर्शन शुरू होया तो नवजोत सिंह सिद्धू जल्दी उत्थों जो ने वो रवाना हो गए। बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लोग जवाब मांग रहे हैं और ताइयों ये विरोध हो रहे हैं। हाल की स्थिति की हैगी है? मामला कुछ शांत होया या फिर अजे भी माहौल तनावपूर्ण है? गुरजोत, नवजोत सिंह सिद्धू के अज 2 समागम से और दोवें समागम उन्होंने अपने विधान सभा हल्के दे विच ये जो इलाका है 100 फुटी रोड जिथे कि गेट बनाया जाना सी और उस तो इलावा जो मुदल पिंड है उत्थे नवजोत सिंह सिद्धू ने जाना, तो हो सकता कि उत्थे भी किसी तरह का विरोध का उन्होंने सामना करना पवे। पर फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू उत्थों जा चुके हैं और माहौल जो है वो इस वेले शांत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी दी धन्यवाद है। सो एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुहानूं विखा पा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह के नाल नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध होया है और इत्थे विकास कार्य की शुरुआत करना आए सीगे, पर उत्थे लोगों ने घेरा पाया क्योंकि तुसीं हल्के दे विच 4.5 साल तो नजर नहीं आए। इस गल का जवाब मंग रहे सी लोग विरोध करते हुए। लोगों ने सिद्धू के खिलाफ जम के नारेबाजी की है, जम के विरोध किया गया और एक्सक्लूसिव तस्वीरां बाखूबी तौर पर बयान हो रही ने कि किहो जिहे हालात बने हुए। दस दईए कि लगातार विधायक और मंत्रियों को लोग घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हों का कहना है कि क्यों जवाबदेही नहीं हो रही सरकार की। हालांकि आपसी कलेश भी ताईं वाधा जा रहा पंजाब कांग्रेस कि जिहड़े चोण वादे सीगे उन्होंने अजे तक पूरा नहीं किया गया, जिस तो बाद लोग जवाब मांग रहे हैं। तो हुण जिथे आपसी कलेश वधिया होया इस कारण तो उत्थे ही लोग जिहड़े ने वो भी घेरना लगातार जारी ने। उन्हां दे कोल कोई एक्सक्यूज़ नहीं चल रहा कि आपसी इन्हां दी
ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ जी ਵੱਲੋਂ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। यानी अगर इसको इस ढंग से समझना हो तो जैसे आईटी के जमाने में देखते हैं एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। पिछली सरकारें भौतिक विकास करती रही हैं, कुछ नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सड़कें बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कोई भी दिखने वाला काम जो दिख जाए, जिसके बारे में अपना श्रेय उपलब्धियों का ले सकें, केवल मात्र वो काम करते रहे। लेकिन उनमें व्यवस्थाएं क्या खड़ी होंगी, लोगों को उसकी सुविधा क्या होगी, अगर मैं कहूं तो उसमें सॉफ्टवेयर क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। हम हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, हार्डवेयर ही दिखता है। सॉफ्टवेयर की उपलब्धियां तब गिनाई जा सकती हैं जब उस सॉफ्टवेयर का जनता को लाभ होता, जो महसूस करते हैं। तो हम जनता के ईज ऑफ लिविंग के फैक्टर पर कि जनता को सहूलत कैसे हो जिंदगी जीने में, सिस्टम इस प्रकार से खड़े करेंगे। यानी जैसे एक शरीर होता है, शरीर सबको दिखता है, लेकिन शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, एक जान होती है। अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो वो शरीर तो फिर भी रहेगा, उसमें आत्मा डालनी जरूरी है। इसलिए हमने सिस्टम्स को बदलने के लिए सब काम किए हैं और इसका केवल हमें हरियाणा सरकार के नाते से राज्य सरकार में इसका देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं है। हमने स्थानीय शासन में भी इन चीजों को लागू किया है। जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो प्रदेश की योजनाएं हैं, चाहे पंचायती राज में पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका, नगर परिषद है, इन सब में भी देखने को मिल रहा है। हमने डिसेंट्रलाइजेशन इस पर काम किया कि सारी शक्तियां, सारी ताकत ये अपने पास ही नहीं रखनी है, बल्कि इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ताकि जो चुने हुए प्रतिनिधि आखिर उस लेवल पर भी लोगों को चुना जाता है, उनसे भी अपेक्षा होती है, उनको भी अपने अधिकारों को उपयोग करने की इच्छा होती है, उनको भी पूरे अधिकार दिए जाए। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई कि सब चीजें स्टेट के हाथ में रहे, ऐसा नहीं है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स ये हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई। जैसे एक इंटर स्टेट काउंसिल है ऑल इंडिया लेवल पर, ऐसे स्टेट लेवल पर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। सब जिलों के स्थानीय जो चुने हुए प्रतिनिधि और वहां के अधिकारी 3 महीने में आकर बैठते हैं, उनको क्या क्या काम हमने देने हैं, उनके बजट बढ़ाए हमने। यानी पहले जब हमारी सरकार आई, आज से 2500 दिन पहले, जिला परिषद का बजट 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में चलता था। कुल मिला के 30 करोड़ रुपया जिला परिषदों को दिया जाता था। हमने आने के बाद 20 करोड़ से 25 करोड़ बजट कर दिया एक जिला परिषद का, और ये कोई संतुष्टि नहीं है हमारी। हम चाहते हैं और ज्यादा काम उनको दिए जाए। ऐसे छोटे छोटे काम जो हर गांव में होने हैं, हर गांव में प्राइमरी स्कूल खुलना है, हर गांव में पार्क भी होना है, हर गांव में तालाब की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हर गांव में कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी छोटा ये होना चाहिए। तो 6,700 हमारे गांव हैं और लगभग 4,000 के आसपास वार्ड्स हैं। तो ऐसे ये 10-11 हजार इकाइयां एक उसका केंद्र बिंदु स्टेट में रह करके कैसे संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता है। उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे तो आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा, और उस आम आदमी में जो व्यवस्थाएं हैं हर किसी को उसकी आवश्यकता के हिसाब से काम दिया जाए। चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, बालिकाएं, महिलाएं हैं, उनकी आवश्यकताएं जो है उनको ध्यान किया जाए। दिव्यांग बंधु है, उनकी सहायता कैसे की जाए, युवाओं को किस प्रकार से उनके लिए विकास के द्वार खुलें, वृद्धजन हैं उनकी सहायता, सामाजिक सुरक्षा ये कैसे बढ़े। एक एक
वर्ग के बारे में विचार करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से लगातार हम जो ये 25 दिन काम करते रहे हैं और हर एक वर्ग के लिए हमने कुछ ना कुछ किया है। सबसे बड़ी चोट हमने भ्रष्टाचार पर मारी है। भ्रष्टाचार हर जगह पर, यानी उस समय कहानी क्या सुनते थे, एक मुख्यमंत्री के पास उनके क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति आ गया, नाम बताना ठीक नहीं, उनका साहब वहां पटवारी जो है मेरा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? 50 रुपए मांग रहा है। कहने लगा अच्छा 50 रुपए मांग रहा है, तुम कब चले थे गांव से? कल चला था, शाम आया आप मिले नहीं, मुझे रात रहना पड़ गया, कब वापस जाओगे? साहब मेरा ਸੋ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਹਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी बिल्कुल गुरजोत, जेकर गल करिए तो अज चंडीगढ़ के प्रैस क्लब के मीट द प्रैस है जी वो रखी गई सी, जिस दे विच सीएम मनोहर लाल जिहड़े हरियाणा के मुख्य मंत्री ने उन्होंने शिरकत करनी सी। तो दूजे पासे इस चीज़ का विरोध है जिहड़ा वो चंडीगढ़ के किसानों वालों किया जा रहा सी, क्योंकि पिछले दिनों के विच जिहड़ा घटनाक्रम करनाल दे विच वापरदा है, जदों एक प्रोग्राम नूं रुकाउण दे लई किसान इकट्ठे हुंदे और उन्हां दे उत्ते लाठीचार्ज किया जाता है, जिस दे विच बहुत सारे किसान जिहड़े गंभीर रूप दे विच जख्मी हो जाते हैं। तो एक लगातार जिहड़ा प्रदर्शन है किसानों का किया जा रहा सी। तो अज जो मनोहर लाल का एक समागम जिहड़ा प्रैस क्लब के विच रखा गया सीगा, तो उस नूं देखते हुए किसान ने जिहड़े 27 सैक्टर दे विच चंडीगढ़ का प्रैस क्लब है और उसके बिल्कुल नाल वाला सैक्टर जिहड़ा 19 सैक्टर है, उस दे विच किसान इकट्ठे हुंदे और मनोहर लाल का विरोध करते हैं। और जिहड़ा 19-20 का रोड हैगा, 19-20 सैक्टर के विचकार का रोड है, उस रोड नूं जाम कर दिता गया। तुसीं देख सकते हो बजुर्ग पहुंचे हुए ने, बच्चे ने। बापू जी, अज विरोध किया जा रहा है मनोहर लाल खट्टर का, प्रैस कॉन्फ्रेंस उन्हां वालों की जानी सी। कर रहे हैं भाई, हूँ कर रहे ये तो हूँ इन्हें जेडे लाठियां चलाइया उत्थे करनाल, तो करना ही था फिर बहुत विरोध तो करते रहूंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕੇਤਕ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ 19-20 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਖੱਟਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚ ਕਿਉਂ ਵੜਿਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅਵੇਅਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਧਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਚੌਂਕ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਿਲकुल जी लोग सारे आ रहे चले ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੱਟਣ ਨਾ ਆਉਣਾ ਉਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਮਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫੋਨ ਪਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 19-20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ। 27 ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ है और प्रदर्शन ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? फोर्स तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो डिप्लॉय की गई है।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ नो कमेंट्स। ਸੋ ਨੋ ਕਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। 19 ਔਰ 20 ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸ਼ਿਰਕਤ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 19 ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। दूसरे पासे पुलिस ने भी अपना पूरा सख्त पैरा लगाया हुआ है ताकि किसी तरह की कोई भी इत्थे कोताही ना बरती जाए, ना ही किसी तरह की कोई हिंसा हो। सो तस्वीरां जड़ियां ने दो बाखूबी तौर पर बयान कर रही ने कि कुछ हालात ने। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਸਣੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कोई फैसला हो सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो स्क्रीन ते। वड्डी तादाद दे विच अज इत्थे किसान जिहड़े ने पहुंचे ने और लीडर खास तौर ते मौजूद ने क्योंकि महापंचायत है और महापंचायत करनाल दे विच जो टोल प्लाजा ते जो लाठी चार्ज होया उस बाद कई किसान जख्मी हुए। उत्थे जदों हाल जान पहुंचे सीगे रिक्वेस्ट टकैत उन्होंने उत्थे ही ऐलान कर दिता सी कि महापंचायत होएगी अज और महापंचायत दे विच फैसला लिया जाएगा क्योंकि ये लाठी चार्ज पहली बार नहीं होया है, बहुत बार लाठी चार्ज हो चुके हैं। सो जिस दे चलदे हुण कोई सख्त फैसला लेना पवेगा ताकि सरकार दे वल्लों अगे वास्ते जो पुलिस बादी तैनाती है या उन्हां दा जो भी कार्रवाई है वो सोच समझ के किसानां ते करवाई जा सके। उसे नूं लैके बीते दिन पंजाब दे विच भी जाम लगाए गए, 2 घंटे दा जाम सी पर मुसीबतां लोकां नूं बेहद आईयां, परेशानियां दा जरूर आलम हुंदा है। किसान भी यही कहंदे ने कि बेशक परेशानी हुंदी है पर साडी मजबूरी है क्योंकि खेती कानून रद्द नहीं हो रहे और लाठीचार्ज जो होया उसको परेशान होकर ही असी जो है जाम लगाया। लाठी चार्ज को लेकर आज करनाल के घरोंडा में एक मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन आप देख सकते हैं दूर तक आपको किसान नजर आ रहे होंगे। अलग अलग जिलों से किसान पहुंचे हैं, अलग अलग राज्यों से किसान पहुंचे हैं और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंच चुके हैं इस मीटिंग के अंदर और फिलहाल मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जो महिला किसान हैं वो भी इस मीटिंग के अंदर पहुंची हैं और आज एक बड़ा निर्णय किसानों की तरफ से लिया जाएगा और जो किसान चोटिल हुए हैं वो इस समय मंच पर भी बैठे हैं। कितनी चोट आपको आई थी और आज क्या निर्णय लिया जाएगा? मेरे को 25 टंक और निर्णय तो लिया जाएगा जो भी बात होगी। हमारे लीडर बैठे और अपना जो भी निर्णय लेंगे सही लेंगे, कोई गलत नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हैं से हैं और पिछले 9 महीने से हमारे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के लिए देश के लिए सेवा कर रहे हैं पिछले 9 महीने से। तो सर्व समाज, एससी समाज, दलित समाज सब पे लाठियां इतनी बुरी तरह पड़ी हैं, इस सरकार की हम गहरी निंदा करते हैं। सब पे केस तो अलग अलग किसान संगठन पहुंचे और आप देख सकते हैं सुशील काजल जो किसान है इनकी मौत हो जाती है। पहले ये बात सामने निकल कर आई, पुलिस ने बताया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि इनकी मौत लाठीचार्ज से हुई है, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है पुलिस पर। और आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक कड़ा निर्णय किसानों की तरफ से आज की मीटिंग में लिया जा सकता है। क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन किसानों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती आ रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं और
लाठीचार्ज और एसडीएम का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके और बाहर की तरफ पुलिस बल भी तैनात है ताकि कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो जिसके चलते यहाँ पर अप्रिय घटना हो जाए। अब फिलहाल देखना यह होगा कि मीटिंग के बाद किसानों की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। हमारे यहाँ 2150 रुपए में खरीदा 2 लाख मीट्रिक टन और वो घुसपैठ करके और स्मगलिंग करके वहां से ले आए। हमारा बाजरा हमको खरीदना पड़ा, बाद में सस्ता बेचना पड़ा। अब इन चीजों को भी हम उसी आईटी के माध्यम से रोक रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने इसलिए चालू किया कि इस प्रकार की जो स्मगलिंग हो रही है अनाज की और स्टेट के एक्सचेकर पर इसका जो बोझ पड़ रहा है इसको हम रोकें। और अब तो किसान को बताया गया है, उसको उसका लाभ भी मिल रहा है कि आप हर साल जो जमीन में बुआई करते हैं, और ये लाभ केवल जमीन के मालिक को नहीं है, पहले मालिकों को ही लाभ मिलता था। अब हमने कहा कि जो काश्तकार है, जो वास्तव में किसान है, बुआई करता जमीन उसकी नहीं भी है, प्रावधान उसके कर दिए कि वो भी रजिस्टर करे। अगर फसल वो होता तो फसल की बिक्री भी वो उसी के द्वारा होगी। कल को कोई कंपनसेशन मिलना है तो वो भी उसी को मिलेगा। पहले क्या था कि जो जमीन का मालिक होता था रिकॉर्ड में, रेवेन्यू में, उसको पैसा जाता था। वो भले ही यहां किसी गांव के अंदर जमीन है और मालिक बैठा मुंबई में, कलकत्ता में, पैसा उसको जाता था, फिर वो वापस देता था, दे ना दे उसकी मर्जी होती थी। हमने कहा नहीं, जो फसल बोने के ऊपर रजिस्टर करेगा हम ये चीजें उसको देंगे, मालिक को नहीं देंगे। किसान तो वास्तव में वो है जो बुआई करता है, वो तो भू मालिक है, वो किसान नहीं है। इसलिए ये प्रावधान भी हमने आईटी के माध्यम से किए। हमने अभी बुजुर्गों की पेंशन बैंकों के द्वारा की। भ्रम क्या फैलाया गया कि बैंकों में जाएंगे और इनको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, 80 साल का बूढ़ा है कैसे खड़ा होगा। हमने वो प्रावधान किए कि उनको घरों में पहुंचाया जाए, लेकिन इन्होंने भ्रम फैलाया कि इन बुजुर्गों को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उनको क्यों ना, उनके मन में बगावत क्यों ना भरी जाए। हमने इसी प्रकार मेरा पानी मेरी विरासत ये कहा। आखिर पानी बचाना हमारा उद्देश्य था। पानी का संकट कितना है इस समय हम सब जानते हैं, जो किसानी से संबंध रखते हैं, गांव से जिनका संबंध है, कि पानी जमीन में हर साल बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां 1 मीटर ऑन एवरेज साल का नीचे जा रहा है। यानी 1 मीटर का मतलब है कि पिछले 10-12 सालों में उस इलाकों में 10-12 मीटर नीचे जा चुका है। और जो ट्यूबवेल है उनको हर साल 10 फुट, 15 फुट, 8 फुट पाइप और नीचे डालना पड़ता है ताकि पानी को नीचे से उठा सके। वो सब कहते हैं कि हाँ पाइप पर डाल रहे हैं हम, नीचे पानी नीचे जा रहा है। जब हमने शुरू किया कि धान की बुआई कम करो ताकि पानी की बचत हो, माइक्रो इरिगेशन से फसलों पर आओ, खुली इरिगेशन मत करो, थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है कई बार। अब जब सख्ती की तो उस समय इन्होंने भ्रम फैलाया क्या कि धान बंदी हो जाएगी, धान को नहीं बोने देंगे, किसानों के विरोध में जा रहे हैं। और आज मैं कहता हूं 90% किसान को समझ में आ चुकी है बात, क्योंकि इसलिए हमने आह्वान किया 1 लाख एकड़ इस बार टारगेट है हमारा धान कम बोने का। हमने 1 लाख एकड़ जब लोगों को कहा, लोगों ने कम कर दिया। इस बार 2 लाख एकड़ हम धान कम करेंगे, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इसलिए उन्होंने भी नहीं 2 लाख होगा तो कम से कम 1 लाख से तो ऊपर जाएगा, 1.5 लाख जाए, 2.25 जाए, लेकिन लोग अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। हम 7,000 रुपये पर एकड़ दे भी रहे हैं। यानी इसको कहते हैं ग्रीन सब्सिडी। अमेरिका में इस प्रकार की सब्सिडी चलती है, वो तय करते हैं कि ये चीज मत करो, उसके हम सब्सिडी देंगे। हमने ये ग्रीन सब्सिडी चालू की है इस बार कि पानी बचाना है तो ये फसल मत बो, हम पैसा देंगे। हमने बाजरे पर भी कहा है कि बाजरा कम करके सब्जियां या दालें या अन्य फसलें बोओगे तुम 4,000 रुपये एकड़ वहां भी देंगे, और वहां भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। लोग मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, लोगों को उसकी सहभागिता बतानी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि सबका साथ सबका विकास, जन भागीदारी करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा ये है। और ये जन भागीदारी आपको मालूम है कि जो भौतिक विकास है, जिसको मैं हार्डवेयर कह रहा हूं, उसमें जनता की जन भागीदारी नहीं होती। सरकार को पैसा खर्च करना है, टेंडर देना है, किसी भी ठेकेदार ने आकर उसको बढ़ाना है और बिल्डिंग खड़ी करने चले जाना है, ये सड़क बना के चला जाना है। जो लोगों में हमने उनके स्वभाव बदलने हैं, वहां उनका रहन सहन को आसान बनाना है, या जो
समस्या ऐसी जो भावी पीढ़ी को भी आकर के भोगनी पड़ सकती हैं, उसमें जन जागरण करना पड़ता है। मेरा पानी मेरी विरासत का मतलब यह है कि हम अपनी विरासत में आने वाली पीढ़ी को केवल जमीन ना देके जाएं, जमीन के साथ साथ क्या देके जाएं, पानी भी देके जाएं। अगर पानी नहीं देंगे तो सूखी जमीन बंजर जमीन है, बंजर जमीन से अगली पीढ़ी का कोई भला होने वाला नहीं है। तो मित्रों, ये सारी चीजें कांग्रेस का जो ये एक भ्रामक प्रचार है वो भी हम सहन कर रहे हैं, फिर भी हम उनको हमेशा सलाह देते हैं, एक अच्छे विपक्ष के नाते रचनात्मक काम की भूमिका निभाओ, ठीक को ठीक कहो, गलत को गलत कहो। लेकिन अभी तक उनके पास मुद्दे तो है नहीं। जब मुद्दे नहीं है तो एक स्वभाव है, ठीक है उसको गलत कहो, गलत है उसको ठीक कहो, जनता को भ्रम में डालने के लिए। लेकिन हमको ये विश्वास है और मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि इसी क्रम से चलते रहे तो उनका भविष्य अंधकार में है, और हमें तो सूट करता है उनका भविष्य अंधकार में रहे। तो हम तो अपने अगले 5 साल की भी तैयारी कर रहे हैं, न केवल 24-29 तक। और इसीलिए कर रहे हैं कि ये सारे जो काम वो कर रहे हैं उनको पता है, उनको पता नहीं है, उनको पता हो जाए तो शायद ना करें। उनको पता नहीं है जनता क्या चाहती है। जनता सिस्टम्स को चाहती है, जनता तकलीफें नहीं चाहती है। जनता, वो जमाना चला गया, भ्रम में अब नहीं रहना चाहती, समझती है, जल्दी समझती है। हाँ, जिनको बिल्कुल 2-2-5 ना मानूं वो करना तो करते रहे। मैंने एक असेंबली में इस बार सुनाया, आपने सुना कि नहीं सुना? एक पति जो है अपनी पत्नी से जाके कहता कि भगवान आज मैं एक शर्त लगाया। कि क्या शर्त लगाया? मैं शर्त लगाया कि 2-2-5 होते हैं। कितनी शर्त लगाई? कि 100 रुपये की। ओके भाई, तू तो 100 रुपया हार गया। बोले कैसा हार गया? 2-2-5 होते ही नहीं है, 2-2-4 होते हैं, पत्नी कहती है। लगे ले मैं मानू भी, मैं मानू ही नहीं। तो अगर किसी ने ये धारण कर रखा कि मैं नहीं मानू, तो उसको समझाने का भी अर्थ नहीं होता है। इसलिए हमारे इन विपक्ष के मित्रों का ये हाल है, इन्होंने अपने घर में तय कर रखा है ना मानो। तो नहीं मानना तो भैया मत मानो, हमारा काम है बताना, हम बता रहे हैं। मित्रों, हमने सुशासन के नाते ये कहा था, हर वर्ष 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस मनाते हैं। 2020 हमने सुशासन वर्ष ये मनाया था, और बहुत से काम उसमें, यानी इस आईटी के कारण से हम जो कोविड की लड़ाई लड़ पाए, उसका एकमात्र यही कारण था कि हमने कोरोना के सिस्टम, ये अपने आईटी के सिस्टम खड़े किए। एक व्यवस्था खड़ी के परिवार पहचान पत्र, और उस परिवार पहचान पत्र में हर परिवार की बेसिक जानकारी, डाटा ये हम ले रहे हैं। इस समय तक 63 लाख परिवारों ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया उस पर। उनके परिवार में सदस्य कितने हैं, बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं, कमाने वाले कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, और निशक्त कितने हैं। मानो किसी कारण से दिव्यांग हो गया या कोई ऐसा है जो काम नहीं कर सकता है, उनकी भी जानकारी, ताकि समय आने पर उनकी जो आवश्यकता है उसको उनके घर पहुंचा सकें। फिर उनका बैंक अकाउंट नंबर भी हमने लिया है, उनके बच्चों की पढ़ाई क्या है, उनके परिवार के सदस्य पढ़े लिखे कितने हैं, रोजगार कितने हैं, बेरोजगार करने वाला कौन है, उसमें से आगे बढ़ रहे हैं। और दिव्यांग, ये जो कोरोना में वो डाटा हमारे पास था, इसलिए जो सहायता हमने घोषित की उनके घर पहुंचाई। हमने वो बीमार, कोरोना पीड़ित जिन्होंने घर में रह करके होम आइसोलेशन के अंदर इलाज किया, हमने उन सबको 5,000 रुपया नगद दिया। जो हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे बीपीएल के परिवार, चाहे दोनों सालों में कभी भी डेथ हुई हो, उनको भी 2 लाख रुपया उनके घर पहुंचाया है। जो बच्चे माता पिता विहीन हो गए, जिनको हम अनाथ कहते हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा का खर्च 2500 रुपया महीना, ये उनको भी हम दे रहे हैं। जो परिवार उनको पाल रहे हैं उनको भी हम दे रहे हैं। जो बेटियां हैं उनके खाते में अलग से पैसे जमा करा रहे हैं। तो ये क्यों संभव हो पाया? ये इसलिए संभव हो पाया कि हमारे पास एक आईटी का डाटाबेस, ये उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बना हुआ था। अब इस बार जो उसका एक्ट हम लेकर के आए, तो इनको यही तकलीफें शुरू हो गई कि इस डाटा को आप क्या करोगे, इस डाटा का तो दुरुपयोग होगा, ये डाटा तो लीकेज हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इस डाटा के माध्यम से लाभार्थी कौन है,
हम कहते लाभार्थी तुमको पहले ही पता है। क्या हमको ये पता नहीं है कौन कौन सरकारी पीडीएस दुकानों से राशन ले रहा? पता है ना। हमको ये नहीं पता कि किस किस की नौकरी लगी है। हमारे शासनकाल में 82,000 लोगों की जो नौकरी लगाई है हमने, वो हमको पता नहीं है क्या? कौन कौन 2,500 रुपये पेंशन ले रहे हैं, ये हमको पता नहीं है क्या? कौन सा लाभ लेने वाला ऐसा विषय है डाटा का जो आज हमको पता नहीं है और परिवार पहचान पत्र बनाने के बाद पता लग जाएगा? हाँ, ये डाटा जो अभी अलग अलग विभागों के पास है, कोई फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के पास है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है, कोई लेबर के पास है, कोई किसानों के पास है, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है जिनकी रजिस्ट्रियां हैं, यानी अलग अलग बिखरे हुए डाटा, कोई उनका आपस में तालमेल नहीं होता। और उसमें से जब बीच में गलत काम करने वाले गलत प्रक्रिया कर जाते हैं, उसको ढूंढने में ही मुश्किल हो जाती है कि किसने किया, कौन कर ले गया। कांड तो होते रहे हैं हमारे यहां भी, कई प्रकार की जो शुरू में चोरियां हुई इसी डाटा के खेल में हुई है। हमने उसको चेक किया, आधार बेस्ड एडमिशन शुरू किए, 2.5 लाख बच्चे ऐसे निकले जिनका 2 स्कूलों में एडमिशन है। प्राइवेट स्कूल में भी है, सरकारी स्कूल में भी है। सरकारी स्कूल में इसलिए मानते हैं कि पढ़ाई अच्छी है, वहां फीस देते हैं, पढ़ाई कराते हैं। प्राइवेट स्कूल में इसलिए कि वहां फीस मिलती है, फीस माफ होती है और वो नगद मिल जाती है, खाते में आ जाती है, मिड डे मील मिल जाता है, वर्दी मिलती है, बस्ता मिलता है, सामान मिलता है, वहां से वो ले लेते हैं। तो डबल एडमिशन ये हमने बंद किए। ओल्ड एज पेंशन जिनकी आयु 60 साल नहीं थी वो बंद की। जो जमीन पर है ही नहीं है, भगवान को प्यारा हो गया, उनकी पेंशन चल रही थी। तो ये सारी चीजें हमको लाभ हुआ इस आईटी के माध्यम से ही के कारण से। 2020-21 हमने मनाया था सुशासन का जो वर्ष है। 21-22 हमने घोषणा की थी कि हमारा सुशासन परिणाम वर्ष निकलेगा। और परिणाम वर्ष, मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमने उस समय सुधार किए थे उन सब सुधारों का आज परिणाम निकल रहा है। जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। वरना जो धरने होते थे, जो प्रदर्शन होते थे, बिजली नहीं है जी हमारे यहाँ गांव में बिजली, हमने हमारा गांव जगमग गांव योजना शुरू की। लोगों ने कहा ये चलेगी नहीं। क्यों? लोगों को बिल भरने की आदत नहीं है। मुझे याद है 2014 की यानी 15 की पहली मेरी ग्रामीण रैली थी और मैंने झोली फैला करके लोगों से बिल मांगे थे। एरिया ऐसा था जहां के लोग बिल ना भरने में अपना मानी सम्मान मानते थे, अपना गौरव मानते थे कि जो बिल नहीं भरता वही बड़ा है, जो बिल भरता है वो डरता है। ये वहां की धारणा थी। धीरे धीरे उस काम को हमने आगे बढ़ाया, कई प्रकार के छूट दी उनको, कई प्रकार का उनको अपील की और आज उसका असर इतना है कि इस समय 6700 गांव में से 5500 गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली जाती है। 24 घंटे किसी प्रांत में नहीं, आसपास न यूपी में है, न पंजाब में है, न राजस्थान में है। 5400 गांव में 24 घंटे बिजली जाती है। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि जहां 24 घंटे बिजली नहीं है, लड़की लड़के के रिश्ते में जो विषय चलता है तो लड़की वाले पूछ लेते हैं तुम्हारे गांव में बिजली कितने घंटे आती है। अगर 24 घंटे नहीं आती तो रिश्ता नहीं करते। अब वो जो नए नए बच्चे हैं वो शुरू हो गए हैं, भाई गांव में 24 घंटे बिजली लाओ। अभी ये गांव के अंदर मैं गया और रवि दैया का कौन सा गांव था, नारी, नहीं भरते थे बिल। संयोग से वहां का एक नौजवान को मेडल मिल गया, उसने मुझे बुला लिया। मैंने मंच पर पूछ लिया, मैंने गांव में बिजली कितनी आती है? आवे ही को नहीं जी, नहीं आती। तो फिर मैं समझ गया तुम बिल नहीं भरते होंगे। हंस पड़े सारे। मैंने पता कराया कि इनके यहाँ गांव में टोटल बिजली का बिल कितना है जो पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि इस समय 660 लोगों की तरफ लगभग 50 लाख रुपया पेंडिंग है, जिसमें से 20 लाख रुपया पेनल्टी है, 30 लाख रुपया ओरिजिनल बिल है। मैंने वही मंच पर घोषणा की। मैंने कहा भाई ये 20 लाख जो पेनल्टी है अगर ये माफ कर दें और वो 30 लाख रुपया भी एकदम नहीं भरना, 1 साल की 12 किस्तें बनवा लो, भर दोगे क्या? भर देंगे। यही था ना, आप तो थे वहां। उनका हाँ भर देंगे। हमने कहा 20 लाख माफ, 30 लाख रुपया 12 किस्तों भरवा के एक्शन को कहा अगले दिन चले जाओ, सबके बिल भरवाने शुरू कर दो, पेनल्टी ब्याज माफ कर दो। अब ये सारी व्यवस्थाएं पहले भी तो सरकारें थी, कर सकती थी ना। पहले क्या होता था, घोषणा करनी है कि हमने इतने लाख करोड़ रुपया इतना माफ किया, किसानों का माफ किया। हमने कहा हम घोषणाएं नहीं करते हैं, हम व्यवस्थाएं ठीक करते हैं। हमने भी हरको बैंक का
यानी करोड़ों रुपया माफ किया। जो माफ क्या किया जाता है, ब्याज और पेनल्टी माफ की जाती है, कभी मूलधन माफ नहीं होता है। हमने माफ किए और उसमें से बहुत बड़ी रिकवरी हुई। बहुत से लोगों के एनपीए खत्म हो गए, लेकिन मैंने पॉलिटिकल शोर नहीं मचाया कि चुनाव के समय शोर मचाओ कि फलां स्टेट ने और किसानों के माफ कर दिए। इनकी जो कांग्रेस की पार्टी मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी घोषणा की थी, राजस्थान ने भी घोषणा की थी कि किसानों के ऋण माफ कर दिए। कोई माफ नहीं करता, और कोई सरकार हिम्मत करके माफ भी करती है तो उतना ही करते हैं, ब्याज और पेनल्टी। मूलधन तो कभी कोई बैंक ब्याज करने माफ करने ही नहीं देता। ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है। क्या मूलधन किसी को माफ नहीं करोगे? एनपीए तो कर दोगे, नहीं मिला तो नहीं मिला, सरकार माफ नहीं करेगी। हम तो लोगों के लिए यानी योजनाएं बनाते हैं। हमने इस साल एक नया प्रावधान किया, विवादों का समाधान। विवादों के समाधान में कितने ही तरह के, एचएसवीपी, एचआईडीसी, मार्केटिंग बोर्ड, वैट और जीएसटी, फिर इनका रोडवेज का, परिवहन का जो उनके कर टैक्सेस थे, पासिंग जो कराते थे वो पेंडिंग बहुत पड़े थे, माइंस खनन के जो बकाया थे, स्टाम्प ड्यूटी, सरकारी कुछ मामलों में स्टाम्प ड्यूटी के बहुत पेंडिंग चीजें थी, और भी कितने ही विभाग ऐसे हैं कि जितनी पेंडेंसी है वो निकाल के लाओ, और निकाल के लाओ। उसमें जो अब जो लोग नहीं दे सकते, 20-20 साल, 30-30 साल, 50-50 साल पुराने हैं, हर को बैंक में आज भी कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो 1994-95 में लोन लिया था, अब 94-95 26 साल बाद पीढ़ियां बदल गई, कौन देगा? अल्टीमेटली हमने उसमें कहा कि इस डेट से पहले वाले तो सारे रद्द कर दो। अपने घर में भी तो नुकसान हो ही जाता है, उनका नुकसान हुआ है तो सरकार भरेगी, कहीं से भी लाएंगे, टैक्स लेंगे, अपनी इनकम जो होगी उसमें डालेंगे, लेकिन आदमियों की तकलीफ दूर करो। आज जो आदमी अपने सिस्टम को ठीक करना चाहता है उसको अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार कोई किसी ट्रैप में फंस गया तो उसको ऐसा फंसाते हैं, और सरकारी सिस्टम तो ऐसे है। ब्याज अगर बैंकों का 6% है तो सरकारी विभाग पहले 15% कहते हैं, फिर कहते हैं हाँ 1 साल नहीं हो रहा तो 30% हो जाएगा, फिर 50% हो जाएगा, फिर 100% हो जाएगा। एक आदमी की 10-12 लाख की प्रॉपर्टी थी, 4 करोड़ रुपए का उसके ऊपर पेनल्टी लगा कर रखी हुई थी। मैंने कहा भाई 10-12 लाख का प्लॉट लेगा ही क्यों? ये उसका माथा खराब है, उसको हिसाब नहीं आता है क्या? कई जगह तो सिर्फ उसको देना ही है, लेना कुछ नहीं है, प्लॉट भी नहीं लेना है, कुछ नहीं करना, लेकिन उसके नाम नील करने के लिए 4 करोड़ दे जाओ या 2 करोड़ दे जाओ तब नील करेंगे। बहुत विवादों के समाधान हमने किए, जितनी पेनल्टीज थी, जितने ब्याज थे, जो जो हम समाप्त कर सकते थे वो किए। व्यवस्था बदलने में एक लाल डोरा व्यवस्था, ये आपको मालूम है, गांव के अंदर एक लाल डोरा होता है कि ये लाल डोरा के अंदर की जो जमीनें हैं इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ होता ही नहीं है। अगर रजिस्ट्री करानी भी है तो पंचायत लिख के दे दे तब रजिस्ट्री होती है, पंचायत के पास खाता होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में खाता नहीं होता। जब हमको पता लगा हमने कहा बेकार में, आज देश स्वतंत्र है, अंग्रेजों के टाइम का था वो लाल डोरा, उनको लगता था ये गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं, इसकी रजिस्ट्री हम क्यों करेंगे, ये पंचायत अपने आप रख ले। आज तो गांव के अंदर भी, शहरों के अंदर जो गांव मिल गए हैं उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो गई है, और वहां भी समस्याएं हैं। सब लाल डोरा को खत्म करके और अब उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाए हैं, सबकी रजिस्ट्रियां दे दी है। 100 रुपया दो, अपने मकान की रजिस्ट्री करा लो। पंचायत पहली बार उसकी तस्दीक करती है कि हाँ ये इनका मकान है, क्योंकि रिकॉर्ड पिछला तो है नहीं। आगे इस रिकॉर्ड के आधार पर अपनी जमीन को बेच सकते हो, लोन ले सकते हो, मलकियत मेरी है ये कम से कम चौड़े होकर कह तो सकते हो। आदमी मालिक तो बनता मकान का, वरना तो धरती पर बैठा है, मकान उसका है लेकिन नाम कुछ नहीं है। तो लाल डोरा खत्म करके हमने ये जो स्वामित्व योजना देश भर में चली है, ये सबसे पहले हमारे यहाँ लाल डोरा शुरू हुआ, इसके बाद प्रधानमंत्री जी को पसंद आई तो सारे देश में लागू की है। उसका नाम अब हो गया प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। लगभग 6000 गांव में ड्रोन की मैपिंग हो गई है, 1500-1700 गांव बाकी है, इसको भी करके और ये हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, बुनियादी बातों का मैंने आपके सामने चर्चा की है। विषय तो हमारे विभाग के लोगों ने, बाकी लोगों ने इतने दिए हैं। ये भी कह रहे थे एक दिन कि हमें छांटना मुश्किल हो रहा है कि इन 25 दिनों में जो आपने काम किया है हम क्या क्या छांट के दें आपको। मैंने कहा भाई कुछ दे दो जो मेरे ध्यान में आएगा, मैं बोलूंगा, मैं टाइम लिमिट रख लूंगा कि मैं सिर्फ 45 मिनट बताऊंगा, बाकी उनको कहूंगा जो पूछना पूछो। हो गए 45 मिनट का? नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन
हम जब आए तो 1000 रुपया थी, हमने आते उसको एक टर्म में 2000 किया, अभी 3000 किया है, हर साल उसको बढ़ा रहे हैं। और अब तो इसको हमने ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।